नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रामपुर जिले के मिलक क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी होर्डिंग लगाने को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प में गोली लगने से एक दलित युवक की मौत हो गई तथा 2 लोग घायल हो गए। परिजनों का आरोप था कि दलित किशोर की मौत पुलिस की गोली से हुई है। पुलिस ने मंगलवार देर रात शव को कब्जे में लेकर बुधवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कराया। सरकारी एम्बुलेंस से शव को गांव लाया गया, लेकिन परिजनों ने शव को एम्बुलेंस से उतारने से मना कर दिया। वहीं मिलक एसडीएम व तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आक्रोशित लोग एफआईआर में एसडीएम व तहसीलदार का नाम शामिल करने व 1 करोड़ मुआवजे की मांग कर रहे थे। मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय सांसद व अन्य आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। कथित तौर पर उचित कार्रवाई का लिखित में आश्वासन मिलने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 6.5 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी होर्डिंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में हुई झड़प में 17 साल के एक दलित युवक की मौत हो गई। रामपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में 25 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें 3 पुलिस वाले और 2 होमगार्ड भी शामिल हैं। यूपी के कानपुर में 2 नाबालिग बहनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों के शव पेड़ पर फंदे से लटके हुए थे। उनके परिजन ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। उन्होंने ठेकेदार और उसके साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पूरा मामला कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीती रात 2 लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले। परिजनों के मुताबिक ईंट भट्टे पर शराब पिलाकर लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया था, जिससे शुद्ध होकर उन्होंने फांसी लगा ली। दोनों का शव पेड़ पर दुपट्टे के सहारे लटका मिला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 बच्चियों का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद पुलिस ने बयान दिया है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र ने बताया कि परिवार की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर इस मामले में आईपीसी की धारा 376D, 306, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में 3 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तीनों अभियुक्त बच्चियों के दूर के रिश्तेदार हैं। आरोप है कि बच्चियों के साथ मारपीट की गई, उनका वीडियो बनाया गया और उसके आधार पर यौन शोषण किया गया। तीनों अभियुक्तों का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल विधानसभा स्पीकर ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद शिमला में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने मीडिया के सामने ही लगभग बगावत का ऐलान कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरुवार को 6 बागी कांग्रेस विधायकों की शिकायत को जायज ठहराया और कहा कि इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने अयोग्य ठहराए गए 6 विधायकों के मोहभंग को उचित ठहराते हुए कहा कि किसी ने भी उन लोगों की शिकायतों का समाधान करने की कोशिश नहीं की। प्रतिभा ने कहा, 1 साल से अधिक समय हो गया है जब से वो अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे हैं। अगर कोई समाधान निकाला गया होता तो इस स्थिति को टाला जा सकता था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों को स्पीकर ने अयोग्य ठहरा दिया, तो अब अयोग्य ठहराए गए 6 कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार को कहा है कि स्पीकर का फैसला जल्दबाजी और मुख्यमंत्री के दबाव में लिया गया है, जिसे वो अदालत में चुनौती देंगे। सुजानपुर से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि फैसले को अदालत में चुनौती दी जाएगी। 2 अयोग्य विधायक राणा और सुधीर शर्मा ने कहा कि उन्हें विधानसभा से कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने कहा, जब हम बुधवार को विधानसभा आए तो अध्यक्ष सदन में मौजूद नहीं थे। हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सदन में मौजूद रहने की हमारी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर जो खतरे का अंदेशा लगाया जा रहा था, उसको अब विक्रमादित्य सिंह ने ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पर्यवेक्षकों की बातचीत पूरी होने तक वो इस्तीफे के लिए दबाव नहीं डालेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के व्यापक हित और एकता के लिए मैंने सुबह इस्तीफा दिया था, जिसे सीएम ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मैं इस पर और दबाव नहीं डालना चाहूंगा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उनके बुधवार सुबह इस्तीफे के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार के गिरने का अंदेशा जताया जाने लगा था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की उठापटक के बीच ट्विटर पर कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला ट्रेंड करने लगे हैं। लोग उनको कांग्रेस से निकालने तक की बात कर रहे हैं। भविका कुमार नाम की ट्विटर यूजर का कहना है कि मुझे हैरानी है, इन सब पर कार्रवाई करने के साथ साथ राजीव शुक्ला पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। राजीव शुक्ला में आखिर ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हैं जो कांग्रेस उन्हें
ढो रही है। जैकी यादव नाम के ट्विटर यूजर कहते हैं कि हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला कभी अरुण जेटली के मार्गदर्शन में बीसीसीआई का काम देखते थे, फिर अनुराग ठाकुर के साथ काम किया, अब बीसीसीआई जयशाह के कब्जे में है और ये उनके आगोश में समाये हुए हैं। हिमाचल के प्रभारी रहते हुए इन्हें ये तक पता नहीं चला कि 6 विधायक बागी खड़े हो गए हैं और सरकार पर संकट मंडरा रहा है। प्रतिभा सिंह अगर धमकी दे रही थी तो आपने क्या किया, और अब जब बागियों ने अभिषेक सिंघवी को हरा दिया तो आप क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार से विक्रम नाम के ट्विटर यूजर का कहना है कि ये हैं राजीव शुक्ला, कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी थे। 6 लोगों ने बगावत की लेकिन इन्हें भनक तक नहीं लगी। आखिर कब तक कांग्रेस इन जैसों को ढोती रहेगी। इसी प्रकार से बाकी लोग भी कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि राजीव शुक्ला का कांग्रेस में क्या काम है। अवैध खनन के एक मामले में सीबीआई की ओर से भेजे गए समन को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने समन भेजे जाने की टाइमिंग और एजेंसियों की कार्यशैली पर वही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सीबीआई की तरफ से जो कागज आया था उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। ये भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से ठीक पहले समन भेजा जा रहा है। देश के लोगों की आंखें थोड़ी ही बंद हैं। ये उत्तर प्रदेश से ही आए थे और अब उत्तर प्रदेश से ही जाएंगे। संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को टीएमसी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया है। इससे पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक गुरुवार को पार्टी के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में होगी। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये बैठक शाम 6 बजे से होगी। इसमें लोकसभा चुनावों के लिए कई उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा सकते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 राजनीतिक दलों ने साल 2022-23 की अपनी आय घोषित कर दी है, जो 3077 करोड़ रुपए है। इसमें से लगभग 2361 करोड़ रुपए बीजेपी की आय है। एडीआर के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में 6 राष्ट्रीय दलों की कुल आय का 76.7% हिस्सेदारी बीजेपी की ही है। कांग्रेस ने 452.375 करोड़ रुपए की आय घोषित की है, जो इस फहरिस्त में दूसरे पायदान पर है। इस राशि 6 दलों की कुल आय का 14.70% है। कांग्रेस के अलावा बीएसपी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और सीपीआईएम ने अपनी आय घोषित की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ा, फिर सौम्य प्रसाद मौर्य ने, फिर सलीम शेरवानी और मनोज पांडे जैसे नेता बागी हुए। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अखिलेश यादव इन झटकों से उबर भी नहीं पाए कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उन्हें मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करने की बड़ी धमकी दी है। ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से समझौते की इच्छा जताते हुए 5 सीटों की डिमांड कर दी है। अखिलेश यादव को ये धमकी भी दी गई है कि अगर उन्होंने एमआईएम से समझौता कर उसे 5 सीटें नहीं दी तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में न सिर्फ खुद सीट से चुनाव लड़ेंगे बल्कि मुस्लिम बाहुल 25 दूसरी सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 21 फरवरी को युवा किसान शुभकरण की मौत के संबंध में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच गतिरोध बुधवार देर रात समाप्त हो गया। किसानों ने गुरुवार 29 फरवरी को शुभकरण का अंतिम संस्कार कर दिया। डीडीए ने उत्तराखंड टनल में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाली रेड माइनर्स दल के सदस्य वकील हसन के घर को अवैध बताकर तोड़ दिया। वकील हसन और उनके साथी मुन्ना कुरैशी ने जब डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस उन दोनों को उठाकर थाने ले गई। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें रात 8 बजे थाने से छोड़ा, तब तक उनका पूरा मकान ध्वस्त किया जा चुका था। रेड होल माइनर वकील हसन का कहना है कि डीडीए प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के उनके घर को ढहा दिया। उनका कहना है कि मैंने 2013 में ये मकान खरीदा था। मकान की रजिस्ट्री 1987 की है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने उनका मकान ढहा दिया। वकील हसन का कहना है कि इस पूरी कॉलोनी में डीडीए ने सिर्फ मेरा मकान ही तोड़ा है,
इसकी वजह यह है कि वो लगातार मुझसे पैसों की मांग कर रहे थे। एक बार तो मैं पैसे दे चुका था, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं थे, इस वजह से उन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।